तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे सीबीआई का नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इसका आंसर होगा प्रवीण सूद को। तो प्रवीण सूद, इनका नाम याद रखना है आपको, क्योंकि ये अब हमारे नए सीबीआई डायरेक्टर होंगे, जो अभी तक कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक थे। ये किनकी जगह लेंगे? सुबोध कुमार जायसवाल की। सीबीआई मतलब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बाकी आप जानते हो अभी नेस्कॉम के चेयरमैन बने थे अनंत माहेश्वरी नाम है, जबकि एसोचेम के नए अध्यक्ष कौन बने? अजय सिंह। और सीएट जो टायर कंपनी है उसके एमडी सीईओ बने अर्नब बनर्जी। ये सारे इंपॉर्टेंट नाम है, तो याद रखना इनको आप पढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसे सीसीआई यानी कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, इंग्लिश में बोलोगे तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए? तो आंसर होगा रवनीत कौर। तो अभी सरकार ने रवनीत कौर को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इन्होंने किनका स्थान लिया? संगीता वर्मा। तो पहले सीसीआई के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। ये भारत में मुख्य राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा नियामक है। ये प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 के तहत स्थापित किया गया था और ये कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली में मिलेगा और अभी इसके नए अध्यक्ष कौन बन गए? रवनीत कौर बन गए। ये नाम आपको याद रखना है। बाकी अभी यूपीएससी के नए चेयरमैन ने शपथ ले ली है, उनका नाम मनोज सोनी है। सीबीआई के डायरेक्टर बन गए प्रवीण सूद नाम है, और एलआईसी के चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती बने हैं। और मोहंती से एक और अपॉइंटमेंट आपको याद आएगा, अजीत कुमार मोहंती का, परमाणु ऊर्जा आयोग के भी नए अध्यक्ष बने। नाम याद रखना, बढ़ते आगे। फिर हमारा अगला प्रश्न है अभी हाल ही में इरडाई ने मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित मामलों के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। किसकी अध्यक्षता में? तो आंसर होगा प्रतिमा मूर्ति। इरडाई मतलब बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण, यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो इसने अभी हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह के लिए चिकित्सा विशेषज्ञों और बीमाकर्ताओं वाली 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। इस पैनल का गठन 2 साल के लिए किया गया है। उद्देश्य मैंने आपको बता दिया, मानसिक स्वास्थ्य और बीमा से संबंधित मामलों पर सलाह देना इसका काम होगा। इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया प्रतिमा मूर्ति को, जो कौन है? राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस, जो मिलेगा आपको बेंगलुरु में। ये उसके निदेशक हैं, चेयरपर्सन है, और इन्हीं को इस समिति का अध्यक्ष बनाया। नाम प्रतिमा मूर्ति है। इनके अलावा 4 सदस्य और हैं, उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। इनका नाम याद रखना केवल आप प्रतिमा मूर्ति का। इरडाई की बात कर लेते हैं। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फॉर्म होती है। हेडक्वार्टर मिलेगा हैदराबाद में। चेयरमैन है देबाशीष पांडा, और इसे भारत में बीमा क्षेत्र को बढ़ावा देने और रेगुलेट करने के लिए स्थापित किया गया था। इसका अधिनियम आया था 1999 में, पर इसे स्टैच्यूटरी बॉडी का दर्जा मिला था अप्रैल 2000 में। अच्छा चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में ड्यूरोफ्लेक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा विराट कोहली को। तो गद्दा और नींद संबंधी उत्पाद बनाने वाली कंपनी है ड्यूरोफ्लेक्स। इसने अभी क्रिकेटर विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। चलिए फिर बताइए, हाल ही में फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है वायु, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा सुनील शेट्टी। वायु ये एक नया फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है और अभी इसने सुनील शेट्टी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। वायु के जो संस्थापक हैं उन्होंने कहा कि ये जो दूसरे फूड डिलीवरी एप्लीकेशन है, जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह, तो वो आपसे कमीशन चार्ज करते हैं, पर ये नहीं करेंगे। मतलब ये कमीशन फ्री होगा, जिससे लोगों को ये 15 से 20% तक सस्ता पड़ेगा अगर आप इसके थ्रू कोई फूड मंगवाते हो तो। पर अभी ये जो सुविधा है, मतलब इसकी जो सर्विस है, ये केवल मुंबई में शुरू हुई है और इसके ब्रांड एम्बेसडर सुनील शेट्टी को बनाया गया है। इसके संस्थापक हैं अनिरुद्ध कोटगिरे और मांडर लेंडे। ये मुंबई स्थित इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन यानी कि आहार के द्वारा समर्थित है। अभी हाल ही में विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे, ये कब मनाया? तो आंसर होगा 17 मई को। एक्चुअली में ये पहले 2 अलग अलग दिन हुआ करते थे, विश्व दूरसंचार समाज दिवस और विश्व सूचना समाज दिवस। फिर ये बात है 2006 की, इन दोनों को मिला करके एक दिन बना दिया गया, जिसे हम कहते हैं विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस।
ये याद रखना, हम हर साल 17 मई को मनाते हैं। चलिए फिर बताइए, अभी हाल में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो नेशनल डेंगू डे, ये डेंगू के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को मनाते हैं हम हर साल 16 मई को। अच्छा, डेंगू ये एडीज एजिप्टीज मादा मच्छर के काटने से होता है। अगर मैं पूछूं मलेरिया, तो ये मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। अगर उसमें प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, प्लाज्मोडियम परजीवी होगा तो, क्योंकि वही मलेरिया का मुख्य कारण है। ये मादा एनाफिलीज मच्छर तो एक वेक्टर का काम करती है, हमारे शरीर तक लाने का काम, ऐसे समझो। मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाते हैं। और वर्ल्ड मॉस्किटो डे, विश्व मच्छर दिवस 20 अगस्त को मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। वैसे 16 मई को हमने सिक्किम का स्थापना दिवस भी मनाया, और 16 मई को विश्व कृषि पर्यटन दिवस, वर्ल्ड एग्री टूरिज्म डे भी मनाया। अगर एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं कि फादर ऑफ एग्री टूरिज्म किसे कहा जाता है इन इंडिया, तो आंसर होगा पांडुरंग तावड़े को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 मई को। तो परिवारों के महत्व और समाज में उनकी भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे के रूप में मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या है? जनसांख्यिकीय रुझान और परिवार। पहली बार इस दिन को 1994 में मनाया। एक और डे होता है इसी से संबंधित, मैं आपको याद दिलाऊं, इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंस, परिवार प्रेषण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 जून को होता है वो। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 16 मई को। तो 1960 में थियोडोर मैनन के लेजर के सफल संचालन की याद में हर साल 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, प्रकाश से याद आएगा आपको प्रकाश सिंह बादल का नाम, जिनका भी निधन हो गया। बताओ वे किस राज्य के 5 बार मुख्यमंत्री रहे थे? तो आंसर होगा पंजाब के। और एक एग्जाम का पूछा हुआ प्रश्न है, साइंस का प्रश्न है कि लाइट ईयर ये किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है? तो ये दूरी की इकाई है, और इसका इस्तेमाल होता है स्पेस में। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? ऐसा कहा जाता है जो लाइट है वो एक साल में जितनी दूरी कवर कर लेगी उसे कहा जाएगा 1 लाइट ईयर। तो एग्जाम में तो सिंपल सा डेफिनेशन नहीं पूछते, सिंपल सा पूछते हैं ये किसकी इकाई है, तो याद रखना दूरी की है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने ला लीगा का खिताब जीता? तो आंसर होगा बार्सिलोना। तो अभी बार्सिलोना ने एस्पेनयोल को हराकर ला लीगा 2022-23 का खिताब जीत लिया है। ये बार्सिलोना की 4 साल में पहली ला लीगा खिताबी जीत है, और कुल मिलाकर के 27वीं जीत है। वैसे आपको बता दूं, अभी तक रियल मैड्रिड ने सबसे ज्यादा बार यानी कि 35 बार ला लीगा खिताब जीता है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में इटालियन ओपन का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा कार्लोस अल्काराज ने। तो स्पेन के टेनिस प्लेयर हैं कार्लोस अल्काराज, और एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 ये भी बन गए हैं। अल्काराज ये इटालियन ओपन में डेब्यू मैच जीत के साथ ही इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि ये एटीपी रैंकिंग में नंबर 1 प्लेयर बन गए हैं। और इस तरह से उन्होंने किसे पीछे छोड़ दिया? सर्बिया के नोवाक जोकोविच को। और इस इटालियन ओपन में उन्होंने किसको हराया? तो स्पेन के ही अल्बर्ट रामोस को। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत पदक तालिका में मेडल लिस्ट में कौन से स्थान पे रहा? चौथे स्थान पे। अच्छा, ये पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ये कहाँ पे हुई? ताशकंद उज्बेकिस्तान में, और इसमें टॉप पे रहा उज्बेकिस्तान। भारत इसमें चौथे स्थान पे रहा। भारत ने इसमें 3 मेडल जीते हैं, तीनों के तीनों कांस्य पदक ब्रॉन्ज मेडल हैं। कौन कौन है वो जिन्होंने ये मेडल जीते? दीपक भोरिया, मोहम्मद हुसामुद्दीन और निशांत देव। चलिए बताइए, हाल ही में बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने टोटल कितने मेडल जीते? तो आंसर होगा 4। तो अभी बाकू में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप 2023 में भारत ने 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 1 ब्रोंज मेडल जीता है। मतलब टोटल 4 मेडल जीते हैं। और इसी के साथ भारत इस पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रहा, पहले पे चाइना है। तो देखो, सरबजोत सिंह और दिव्या टीएस ने मिक्स्ड टीम इवेंट में गोल्ड जीता है 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। हृदय हजारिका पुरुषों की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर जीता।
नैन्सी मंदुत्रा, महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल में सिल्वर आया। और रिदम सांगवान, इन्होंने महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रोंज जीता। अच्छा, मैंने कहा ये जो वर्ल्ड कप है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप, ये बाकू में हुआ। बाकू ये किसकी कैपिटल है? अजरबैजान की। अच्छा, ये सरबजोत सिंह का नाम जरूर याद रखना, इनका संबंध शूटिंग से है, ऐसे प्रश्न आ सकता है। और इनका नाम न्यूज में क्यों होता है, या इनका नाम क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आपको याद होगा इसी साल अभी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 का आयोजन हुआ था भोपाल मध्य प्रदेश में, जिसमें भी पहले स्थान पे चाइना था, दूसरे पे भारत था। भारत ने वहां पे 7 मेडल जीते थे, 1 गोल्ड था, 1 सिल्वर था और 5 ब्रोंज थे। और वो 1 गोल्ड सरबजोत सिंह ने जीता था 10 मीटर एयर पिस्टल में, इसलिए इनका नाम इंपॉर्टेंट है। कई बार होता है ना, प्रश्न देके पूछ लिया जाता है कि सरबजोत सिंह का बताओ संबंध किस खेल से है, शूटर है। वैसे इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन की बात करें, इसका मुख्यालय मिलेगा म्यूनिक जर्मनी में, ध्यान रखना। ये बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक बनाने वाले इतिहास के एकमात्र क्रिकेटर कौन बन गए? शुभमन गिल। तो भारत के युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ये एक कैलेंडर ईयर में टेस्ट, T20 इंटरनेशनल और IPL में शतक लगाकर इतिहास में एकमात्र क्रिकेटर बन गए हैं ऐसा करने वाले। तो शुभमन गिल का नाम याद रखना। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा डॉक्टर मनोज कुमार ने। तो बुक का नाम है सुप्रीम कोर्ट ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन और इसे लिखा है डॉक्टर मनोज कुमार ने। डॉक्टर मनोज कुमार जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। तो इस बुक में वर्ष 1988 से 2022 तक के आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 और 1996 के निर्णय शामिल किए गए हैं। बाकी कस्तूरी रे, इन्होंने अभी राष्ट्रपति जी के ऊपर बुक लिखी है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू रायसीना हिल्स। अमिताभ कांत ने मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज नाम की बुक लिखी। और शशि शेखर वेम्पाती कलेक्टिव स्पिरिट कॉन्क्रीट एक्शन नाम की बुक लिखी है। तो ये भी ध्यान रखना, आप पढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ। इस बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा रस्किन बॉन्ड ने। तो इस बुक में रस्किन बॉन्ड ने अपने जीवन से जुड़े सभी पहलू और अपने अनुभवों को शेयर किया है, लिखा है। और बुक का नाम है द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग अ गुड लॉन्ग लाइफ, रस्किन बॉन्ड। इनकी काफ़ी सारी बुक्स आती हैं, जैसे कि द रूम ऑन द रूफ, द ब्लू अम्ब्रेला, नोट्स फ्रॉम द हिमालयाज, एंग्री रिवर और भी कई सारी हैं। आपको याद है नारायण वाघुल, इन्होंने रिफ्लेक्शन नाम की बुक लिखी थी, जिसको हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने लॉन्च किया। अमिताभ घोष स्मोक एंड एशेज नाम से बुक लिखी। और बोरिया मजुमदार सचिन @50 सेलिब्रेटिंग अ मैस्ट्रो नाम से बुक लिखी है सचिन तेंदुलकर के ऊपर। तो ध्यान रखना, ये बढ़ते आगे। चलो बताओ, अभी आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो आंसर होगा लाओस। तो लाओस ये आसियान का सदस्य देश है और इस बार ये आसियान पर्यटन फोरम 2024 की मेजबानी करेगा और ये तीसरी बार इसकी मेजबानी कर रहा है। और इसका विषय यानी कि थीम भी है क्वालिटी एंड रेस्पॉन्सिबल टूरिज्म सस्टेनिंग आसियान। आप जानते हो 2023 में आसियान समिट कहाँ पे हुई? इंडोनेशिया में, जिसकी थीम थी आसियान अफेयर्स एपिसेंटर ऑफ ग्रोथ। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जिसका नाम है होमोकॉन 2023 का आयोजन कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा देहरादून में। तो देहरादून में जो दून यूनिवर्सिटी है वहाँ पे इसका आयोजन हुआ। यह राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन है, होमोकॉन इसका नाम रहा। और इस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। देखो, होम्योपैथी की बात करें तो ये विश्व की दूसरी सबसे प्रचलित चिकित्सा पद्धति है। होम्योपैथी के खोजकर्ता कौन थे? सैमुअल हैनीमैन। और वर्ल्ड होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। वैसे हमारे आयुष मंत्री कौन है? सर्बानंदा सोनेवाल हैं। चलिए फिर बताइए, कौन सा देश एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा भारत।
तो भारत का रसायन और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन 18 और 19 मई को नई दिल्ली में एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 के 41वें संस्करण की मेजबानी करेगा, जिसकी थीम रखी गई है एक सतत भविष्य में प्रवेश। चलिए फिर बताइए, अभी दिसंबर 2023 में वैश्विक आयुर्वेद मेले का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा? तो आंसर होगा तिरुवनंतपुरम। तो ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023 की हम बात कर रहे हैं, ये होगा केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम में। कब से कब तक होगा? 1 से 5 दिसंबर 2023 तक। और इस बार ये इसका 5वां संस्करण है। और इस बार इसकी थीम क्या है? हेल्थ केयर में उभरती चुनौतियां और एक पुनरुत्थान आयुर्वेद। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस संस्था ने बैंक क्लिनिक नाम से पोर्टल शुरू किया है? तो आंसर होगा AIBEA। मतलब फुल फॉर्म क्या होगी इसकी? ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन, अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ। तो अभी इसने बैंक ग्राहकों को शिकायत निवारण में मदद करने के लिए एक नया ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है और उसी पोर्टल का नाम है बैंक क्लिनिक। तो ये जो पोर्टल है, ये ग्राहकों को अपने बैंक के साथ होने वाली किसी भी समस्या के बारे में शिकायत दर्ज करने की अनुमति देगा। मतलब आपको अपने बैंक से कोई शिकायत है, कोई प्रॉब्लम है, तो यहाँ पे अपनी शिकायत को दर्ज कीजिए इस पोर्टल में। किसी भी तरह की शिकायत हो सकती है, जैसे कि लेन देन में देरी हो रही हो, गलत शुल्क काट लिया हो, या बैंक के जो कर्मचारी हैं वो आपसे अशिष्ट व्यवहार कर रहे हैं। जो भी आपकी समस्या है यहाँ पे दर्ज कराइए। और जब आप अपनी शिकायत इस पोर्टल पे दर्ज कराएंगे तो फिर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी जो संघ है वो इसे संबंधित बैंक के समक्ष उठाएगी और 1 सप्ताह के भीतर इस मुद्दे को हल करने का प्रयास करेगी। और यदि समस्या का समाधान समय पर नहीं हो पाता तो फिर वो उस शिकायत को RBI के पास भेजेगी। और ये जो सेवा है इसमें कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा, ये बिल्कुल निशुल्क है। अब चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा जयंत विष्णु नार्लिकर। तो एक प्रमुख खगोल वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर जयंत नार्लिकर। इनको पुणे महाराष्ट्र में एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये जो प्रोफेसर गोविंद स्वरूप हैं, इनको भारतीय रेडियो खगोल विज्ञान का संस्थापक माना जाता है, जिनका वैसे 2020 में निधन हो चुका है, और इन्हीं के नाम पे ये पुरस्कार दिया जाता है। जबकि जयंत विष्णु नार्लिकर की बात करें, ये खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने ब्रह्मांड के अध्ययन के लिए अपना जीवन समर्पित किया है और उन्हें मिला, याद रखना, अभी गोविंद स्वरूप पुरस्कार 2023 का। बाकी यंग यूरोलॉजिस्ट पुरस्कार मिला था अभी डॉक्टर नित्या इब्राहिम को। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है आलिया मीर ने। और संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है बॉम्बे जयश्री को। तो ये भी नाम न्यूज में है, ध्यान रखना। बढ़ते आगे, चलिए फिर बताइए, हाल ही में स्पेसएक्स ने किस वर्ष तक दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की? तो आंसर होगा 2025। तो एलन मस्क की स्पेस कंपनी है स्पेसएक्स और इसने 2025 तक दुनिया का पहला कमर्शियल स्पेस स्टेशन लॉन्च करने की घोषणा की है। तो स्पेसएक्स ये कैलिफोर्निया स्थित एक स्टार्टअप है वास्ट, तो उसके साथ मिलकर के ये इसे लॉन्च करेगा। और इस कमर्शियल स्पेस स्टेशन को क्या नाम दिया गया है? हेवन 1। ये लगभग 33 फीट लंबा, 12.5 फीट चौड़ा एक छोटा मॉड्यूल होगा। मतलब इसमें 4 लोग आ सकेंगे, इतना ये छोटा होगा। और वहां पे वो 4 लोग 30 दिनों तक रुक सकेंगे। और इस हेवन 1 को स्पेसएक्स के फॉल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा जब ये बनकर तैयार होगा। और कमर्शियल का मतलब तो समझ गए ना, हमने कहा कमर्शियल स्पेस स्टेशन होगा ये, मतलब पैसे दो और इसका यूज करो। अभी तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच समुद्र शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा इंडोनेशिया। तो यह है समुद्र शक्ति अभ्यास, ये एक नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में हुआ 14 से लेके 19 मई 2023 तक। कहां पे? तो बाटम इंडोनेशिया में। ये इस बार इसका 4था संस्करण है और इसमें भारत की ओर से INS कवरत्ती ने और भारतीय नौसेना के डॉर्नियर समुद्री गश्ती विमान और चेतक हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया। अच्छा,
तो इसकी अभी नई कैपिटल क्या बन गई? नुसंतारा, जो कि बोर्नियो द्वीप पर है। पहले इसकी कैपिटल क्या थी? जकार्ता। वैसे जकार्ता में किसका हेडक्वार्टर है? आसियान का। अच्छा, आसियान का अभी 11वां नवीनतम सदस्य देश कौन सा बन गया? तिमोर लेस्ते बन गया। और आपको याद है वैसे तो G20 की अध्यक्षता 2023 में तो भारत कर रहा है, लेकिन 2022 में किसने की थी? इंडोनेशिया ने। 2022 में ही पहली बार हमने थॉमस कप जीता, जो कि पुरुषों का बैडमिंटन टूर्नामेंट है, उसमें हमने इंडोनेशिया को ही हराया था। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में पोकर के गॉडफादर का निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो आंसर होगा डोयल ब्रुनसन। तो पोकर के गॉडफादर कहे जाने वाले डोयल ब्रुनसन का भी 89 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। डोयल ब्रुनसन, इन्होंने अपने करियर में पोकर टूर्नामेंट की 10 विश्व सीरीज जीती है। इसके अलावा उन्होंने 1976 और 1977 में विश्व चैंपियनशिप भी जीती थी और 1988 में उन्हें पोकर हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया था और उन्हें टेक्सास टॉली के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन अभी उनका निधन हो गया। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किस भारतीय अभिनेत्री को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पर प्रदर्शित किया? तो आंसर होगा दीपिका पादुकोण। तो अभी भारतीय एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण को टाइम मैगजीन ने अपने कवर पेज पर प्रदर्शित किया है। दीपिका पादुकोण को इस ग्लोबल स्टार का टैग मिला है, तो अब ये गिने चुने भारतीय सेलिब्रिटीज में शामिल हो गई हैं जो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर अपनी जगह बना चुकी हैं। वैसे आपको याद दिला दूं कि दीपिका पादुकोण को 2018 में टाइम मैगजीन के द्वारा अपनी 100 सबसे प्रभावशाली सूची में भी शामिल किया गया था। और टाइम मैगजीन से याद आएगा, चलो बताओ भी किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2022 चुना गया? तो आंसर होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं ये, तो ध्यान रखना। ये बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किस देश के द्वारा इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता प्रदान की गई? तो आंसर होगा पुर्तगाल। तो अभी हाल ही में यूरोपीय देश है पुर्तगाल, इसने इच्छा मृत्यु को कानूनी मंजूरी दे दी है, पर इसमें कुछ शर्तें भी हैं कि उस व्यक्ति को जो इच्छा मृत्यु चाहता है, पहली चीज तो वो 18 साल से ज्यादा उम्र का होना चाहिए और वो एक ऐसी क्रिटिकल बीमारी से जूझ रहा हो जिसका इलाज संभव न हो, या फिर वो लास्ट स्टेज में है, या वो बहुत ही पेन में है कि उसे सहन करना भी बहुत मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में, ऐसी कंडीशन में उसे इच्छा मृत्यु दी जा सकती है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा है? फिर बताइए, हाल ही में किस राज्य के तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? तो आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित जो ये तुंगनाथ मंदिर है, ये न केवल दुनिया के सबसे ऊंचे शिव मंदिरों में से एक है, बल्कि 5 पंच केदार मंदिरों में से भी सबसे ऊंचा है ये। और अभी हाल ही में इसे एक राष्ट्रीय स्मारक के रूप में नामित किया गया। माना जाता है कि ये जो मंदिर है, इसका निर्माण 8वीं शताब्दी के आदि शंकराचार्य के द्वारा इसका निर्माण किया गया था। इसे वास्तुकला की नागर शैली में बनाया गया है और ये भगवान शिव जी का मंदिर है। ये मंदिर तुंगनाथ पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, जो गढ़वाल हिमालय का हिस्सा है। हमने कहा यह मंदिर एशिया में समुद्र तल से सबसे ऊंचा शिवालय है। चलिए फिर बताइए, हाल ही में किसने मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया? तो आंसर होगा भूपेंद्र यादव ने। तो भूपेंद्र यादव ये हमारे पर्यावरण मंत्री हैं और अभी इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए ये मेरी लाइफ नाम से एक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। आपको बता दूं, मिशन लाइफ की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया गुजरात में की थी। चलिए फिर बताइए, अभी मई 2023 में एशिया का पहला सबसी रिसर्च लैब ये कहाँ पे बनाया गया? तो आंसर होगा पुणे में। तो महाराष्ट्र के पुणे में है MIT वर्ल्ड पीस यूनिवर्सिटी और यहीं पर एशिया की पहली सब सी रिसर्च लैब बनाई गई है। इस लेबोरेटरी का इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, या फिर यूं कहूं कि यहां पर होगा क्या? तो यहां पर वैश्विक तेल और गैस उद्योग के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी। आप कह सकते हो ट्रेनिंग सेंटर की तरह से काम में लिया जाएगा, या ट्रेनिंग सेंटर की तरह ये काम करेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है।